गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील चौधरी, सेलेक्टेड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई एसएससी की भर्ती की डिटेल्स, जो एक बहुत ही कॉमन भर्ती है और अधिकतर बच्चे उसको जानते भी होंगे। अगर जो बच्चे उसको नहीं जानते वो आज इस चीज़ को जान लेंगे, और जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, एसएससी एस्पिरेंट है और जिसकी भी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई हो, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी कम है, जो भी मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। तो जो भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस वैकेंसी की मैं डिटेल्स आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और आपको मतलब कि जो भी इस वैकेंसी के बारे में जानना है वो आज मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि देखो, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत ही बल्क, मतलब जीडी की वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है अभी, और इस वैकेंसी में जितनी वैकेंसीज आती है ये शायद ही किसी और, जैसे सीजीएल हुआ, सीपी हुआ, इतनी वैकेंसी शायद ही किसी और में आती हो। तो एक जॉब लेने के लिए सबसे बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज मैं आपको सारी इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और कैसे बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर आपकी इसमें हेल्प करेगा वो चीज़ भी मैं आपको सारी बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर में हम आपके लिए हर चीज़, मतलब कि स्टूडेंट के लिए हर चीज़ तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप सभी जो रनिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एसएससी जीडी का टारगेट बैच लेके आए हैं, और वो टारगेट बैच 4 तारीख से अपना रनिंग में हो जाएगा। तो आप उसको ज्वाइन करो। बाकी मैं आपको इस पूरी वैकेंसी की डिटेल्स वगैरह मैं यहाँ नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, तो नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें सारी वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, और पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इस वीडियो में हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या एग्जामिनेशन का तरीका होता है, क्या और कुछ होता है, वो मैं सब आपके साथ इस चीज़ में शेयर कर दूंगा अभी। तो चलो ये चीज़ अपन शुरू करते हैं, और जो आप वीडियो में स्टार्टिंग में आए हो उसी की तरह पूरा वीडियो कंटिन्यूटी से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, ताकि आराम से अपन इस चीज़ को, मतलब कि शॉर्ट और स्वीट में पूरा अच्छे से समझ सकें। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी आपके लिए थोड़ा सा सही नहीं रहता, ठीक है। चलो, तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी रिसेंट में एसएससी ने जीडी की वैकेंसीज के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसमें स्टार्टिंग वैकेंसीज है समथिंग 26,000 कुछ, और ये वैकेंसीज और भी बढ़ सकती है, चर्चा चल रही है। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी होती है। तो जैसा आपको सबको पता है कि ये नोटिफिकेशन है, इसमें एसएससी जीडी का जो फॉर्म है, मतलब एसएससी जीडी के जो फॉर्म्स चालू हो रहे हैं वो आपके 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 24 नवंबर से जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 दिसंबर तक ये भरे जाएंगे। मतलब आपको 1 महीने से भी 5-6 दिन ऊपर का टाइम मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लास्ट तक वेट करो। फॉर्म आपको शुरू में ही अप्लाई कर देना है, लास्ट में साइट वगैरह के इश्यूज रहते हैं। जैसा कि आपको इसमें आसानी से दिख रहा होगा कि 24 तारीख से 31 तारीख तक इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, और बाकी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन उसका अपने को वेट नहीं करना। और उसके बाद आप 4 तारीख, मतलब कि 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच आप फॉर्म में कुछ ना कुछ करेक्शंस कर सकते हो, ठीक है। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक आप इसमें कुछ ना कुछ करेक्शंस कर सकते हो। और इसकी जो एग्जाम होगी उसकी अभी फिक्स डेट नहीं आई, लेकिन मंथ बताया कि फरवरी से मार्च। और आपको भी पता है कि एसएससी प्री के ऑनलाइन एग्जाम्स लेती है, तो उसमें एक बहुत बड़े विंडो में एग्जाम चलती है। तो हो सकता है ये फरवरी के मिड से स्टार्ट हो जाए और मार्च तक एग्जाम चले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आपके काम की चीज़ें होगी मैं सभी आपको बता रहा हूँ। इसमें एक लाइन स्पष्ट लिखी हुई है, मैं गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं अपने यहाँ पे, कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। मतलब गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इस भर्ती के अंदर गर्ल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई करें,
ताकि जो वर्क मतलब जेंडर इक्वलिटी का बात करती है गवर्नमेंट, तो वो उसकी वर्कफोर्स में दिखे। इसका मतलब ये है कि गर्ल्स के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है और गर्ल्स के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये जो एग्जाम है ये एसएससी करवाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको एडवर्टाइजमेंट देता है। ठीक है, एप्लीकेशंस जो अपन अप्लाई करेंगे वो कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है इसकी। तो आपको सिर्फ ऑनलाइन एसएससी की साइट पे जाके इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जाम होगी इसकी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन पेपर होगा। जो आपको पता है कि आजकल एसएससी के हर पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, इसके बारे में मैं बाकी आपको नीचे बता दूंगा। ठीक है, और ठीक है, अब रही बात सैलरी की, तो ये पे स्केल 3 के अंतर्गत आता है, जिसका बेसिक पे होता है 21,700। बट ये आपका सैलरी नहीं होती है, जो इन हैंड सैलरी आती है वो ये इन हैंड सैलरी नहीं होती है। इसमें खूब सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस हुआ, और जैसे आप आर्मी में फोर्स में हो तो रिस्क अलाउंस हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है, इसमें आपको ड्रेसेस वगैरह की चीज़ें मिलती, ड्रेसेस वगैरह के लिए अलाउंसेस मिलता है। तो ये जो सैलरी है ये बेसिक पे है। अप्रोक्स जो आपकी एवरेज सैलरी आएगी वो डिपेंड करेगी आप किस फोर्स में, किस जगह, कितनी रिस्क में, डिपेंड कौन सी सिटी में हो, आप एचआरए कितना ले रहे हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउस और रेंट अलाउंसेज अलग अलग सिटीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलता है। लेकिन इसका मैं अप्रोक्स आपको बताऊं तो आपकी इन हैंड सैलरी जाएगी 45,000 प्लस। तो ये चीज़ देखो, ये बेसिक है 21,000, तो आपकी इन हैंड सैलरी 45,000 के समथिंग मिनिमम बनेगी। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग में आप देखो तो। इसके अलावा मैं वैकेंसीज के बारे में बात करता हूं। यहां पे ये मेल वैकेंसीज दे रखी है, यहां पे फीमेल वैकेंसीज दे रखी है। ये मेल वैकेंसीज दे रखी है, ये फीमेल वैकेंसीज दे रखी है। तो यहां पे मेल की जो वैकेंसी है टोटल वो है 23,347, जबकि गर्ल्स के लिए भी पहली मतलब कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे 2,799 वैकेंसीज है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि गर्ल्स जीडी को प्रीफर नहीं करती, लेकिन आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है। रही बात, जैसा कि आपको पता है कि ये जो जीडी की वैकेंसी आती है ये आती है सीएपीएफ का मतलब होता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जो भी मतलब कि आर्मी के अलावा जो भी अलग पुलिस फोर्सेज होती है ना, जैसा कि आपने नाम सुना होगा बीएसएफ, सीआईएसएफ। बीएसएफ में जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हुआ, तो ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर से रिलेटेड मतलब जहां पोस्टिंग होती है। उसके अलावा सीआईएसएफ हुआ, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, तो वो होता है जैसे आपका एयरपोर्ट वगैरह पे हुआ या इंडस्ट्रियल एरिया हुआ, वहां पे जो पुलिस फोर्सेस होती है वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ हुआ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज, ये आपके मतलब कि इंटर पूरे देश में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, आप रिजर्व के रूप में रखे जाते हो। उसके अलावा एसएसबी हुआ, सीमा सशस्त्र बल, ये भी मतलब मेनली उत्तराखंड हुआ या ऐसे बॉर्डर्स पे आपकी। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, मतलब कि इंडिया और जो तिब्बत मतलब चाइना के बॉर्डर पे जो पुलिस होती है अरुणाचल प्रदेश में इस साइड पे, ये आईटीबीपी हुआ। तो एसएसएफ, ये एसएसएफ एक अच्छी, हाँ एसएसएफ है, इसका आपका मतलब कि मेनली मिनिस्ट्रियल या हेडक्वार्टर पोस्टिंग होती है। तो ये जितनी भी फोर्सेज है इन सभी में जीडी कांस्टेबल, आपकी जो रैंक रहेगी जीडी कांस्टेबल, वो इसके थ्रू होगा। और इस वैकेंसी में आपको एक सबसे बढ़िया चीज क्या बता रहा हूं कि जो सीआईएसएफ है, जिसको जनरली अपन सब एक अच्छी पोस्टिंग या अच्छी फोर्स मानते हैं कि वो थोड़ा सा एक कंफर्टेबल जॉब होता है करने के लिए, तो सीआईएसएफ में जो वैकेंसीज है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। जबकि बीएसएफ में देखोगे ना आप टोटल तो 5,000 समथिंग है, 5211। सीआईएसएफ में देखो 9,913, अप्रोक्स 10,000 वैकेंसीज है सीआईएसएफ में। उसके अलावा सीआरपीएफ में 3200 है, वो चीजें हैं। लेकिन इसमें जो मेन देखने वाली बात है कि जिस फोर्स को अपन ज्यादा प्रीफर करते हैं उसमें ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए भी सीआईएसएफ के अंदर भी इसमें 1112 वैकेंसीज है। सीआईएसएफ में 1112, 476 वो यूआर की थी जो मैंने बताई थी, तो 1112 वैकेंसीज है। तो इसमें भी गर्ल्स के लिए भी सीआईएसएफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये हो गई वैकेंसी की डिटेल्स। अब मैं आपको सारी चीज आगे बताता हूं।
यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब वैकेंसीज में चेंज हो सकता है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, बट कम होने का कोई चांस नहीं है। मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में वैकेंसीज बढ़ती ही है। कम होती है तो वो एक आधी वैकेंसी होती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बढ़ती है तो एक बल्क क्वांटिटी में बढ़ती है। ठीक है, बाकी हाँ, जो आपकी नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की बात है तो वो मस्ट, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो सब अपन इंडिया के सिटीजन्स है ही। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी चीज इसमें जो आती है एज। हर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या होता है सर इसमें, तो एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। जो जनरल कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 23 साल। और एक चीज याद रखना, ये जो डेट एज देखी जाएगी उसकी जो डेट है वो है 1 जनवरी 2024। मतलब आप 1 जनवरी 2024 को अगर 18 साल के कंप्लीट कर चुके हो तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो। और जो लास्ट एज देखेगी वो भी 1 जनवरी 2024 की देखेगी, अभी की नहीं, मतलब वो जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके बाद में आप अगर मतलब 23 साल एक्सीड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले आप 23 साल के नहीं होने चाहिए। ठीक है, और देखो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कैंडिडेट 2/1/2001 से पहले का जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। ये कौन सी एज है? 23 साल मैक्सिमम लिमिट वाली। और 1 जनवरी 2006 इन नॉर्मल केस। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, लेटर देन, मतलब 1 जनवरी 2006 से बाद में नहीं जन्मा होना चाहिए, क्योंकि बाद में जन्मा हुआ होगा तो उसकी जो एज होगी वो मिनिमम 18 कंप्लीट नहीं होगी, तो वो 18 से कम का रह जाएगा। 2006 के बाद जो पैदा होगा तो वो नहीं होगा। तो आप देख रहे हो दोनों डेट्स, ये है जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो मिनिमम एज होती है 18, वो सारी कैटेगरीज के लिए सेम है। मिनिमम एज में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वो सारी कैटेगरीज के लिए सेम है। जो मैक्सिमम एज है उसमें फिर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में 23 साल में एवरेज हो जाते हो, लेकिन अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल की छूट है। 5 साल की छूट का मतलब सीधा सीधा है कि आप 28 साल तक, 28 ईयर्स के हो तब तक आप GD की वैकेंसी की GD की एग्जाम दे सकते हो। OBC कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल की छूट है। उसके बाद हाँ 3 साल की है जब वो रिटायर हो जाए उसके 3 साल बाद तक। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए ही है। अब इसमें जो 2002 के जो गुजरात के दंगे हुए और 1984 के जो कॉमन दंगे हुए थे, उनमें अगर किसी के मतलब सफर हुआ है, किसी के डेड मतलब कि पिता की डेथ हो गई है या डेथ हो गई है तो और कुछ हुआ है, तो उसमें दे रखा कि चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984। और इनमें जो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट है जिनके मतलब परिवार में किसी की उन दंगों में डेथ हुई है उसको 5 साल की छूट है। और ऐसे ही कैंडिडेट जो OBC से आते हैं जिनके मतलब किसी ना किसी रिलेटिव की या उसके पिता की उसमें डेथ हुई है उनको 8 साल की छूट है। और एक सेकेंड, और जो SC ST कैंडिडेट है जिन्होंने उन दंगों में सफर किया है उनको 10 साल की छूट है। तो ये मैंने आपको छूट का सारा बता दिया कि 5, 8 और 10 तो वो दंगों से रिलेटेड, तो वो अपने यहाँ मतलब रेयर केस बहुत कम ही होते हैं कैंडिडेट। लेकिन जो जनरल मैंने बताया कि SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट है, OBC कैटेगरी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन 3 साल की। ठीक है, एज के रिलेटेड अब सारी चीज आ गई है। ओके, एक चीज याद रखना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रियल डॉक्यूमेंट्स में है, 10th की मार्कशीट में है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको उसमें अप्लाई करनी है। क्योंकि आजकल आप जो भी आईडी लेके जाते हो एग्जाम के टाइम पे तो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम नहीं देने दे देगा। हाँ, केसेस कुछ होते हैं उसमें आप एफिडेविट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन अपने को इस चीज तक जाना ही क्यों है, जब अपनी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो वही लगानी है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीजें दे रखी है, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको बनवाने का, देखो कैंडिडेट कंसिडर्ड रिजर्व कैटेगरीज, उसमें जो आपको जाना है ना, तो ये बोल रहा है कि seek age relaxation are required to submit requisite certificate from the competent authority
इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन सच सर्टिफिकेट आर सोट बाय कंसर्न। मतलब आप जब मेडिकल में जाते हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो उस टाइम आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। तो जैसे अभी मेनली तो क्या होता है कि पुराना 3 साल तक चलता है ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना 3 साल तक होता है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, कई बार अपन क्या गलती करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं, तो अपन स्टेट का बनवा लेते हैं। तो इसमें आपको ये करना है कि जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लास्ट डेट से पहले सभी बनवा लेना। एक बार अगर बनवाया नहीं तो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है 1 महीना, तो उसमें वो 10-15 दिन में बन जाता है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है सारा। तो ओबीसी कैंडिडेट्स को स्पेशल ध्यान देना है कि उनको बनवा ही लेना है, और SC ST कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपको बनवा लेना है। हाँ, पुराना अगर आपके पास सेंट्रल का बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट एक बार नया बनवा लेना उसको, ठीक है। जो मैंने आपको चीज बताई वही चीज यहां लिखी हुई कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उससे पहले आपको बनवा लेने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप सभी को पता है कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास है। आप अगर 10th क्लास पास हो तो आप SSC GD का एग्जाम दे सकते हो और आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में, एक सेकंड पानी पी लेता हूं। ये चीज, ये जो दे रखा है 7.5 पैरा, ये है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए। जो भी एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% के मैक्सिमम मार्क्स में उनको छूट दी जाएगी, मतलब उसको 5% मार्क्स बोनस दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 100 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप 75 + 5 आपके 80 मार्क्स हो जाएंगे वो। ऐसे अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपके पास 3% मार्क्स का मिलेगा, मतलब 100 में से 3 नंबर। और अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का मिलेगा, ठीक है, ओके। एक चीज, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर किसी एक्स सर्विसमैन के पास है उसको इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन के कोटे के थ्रू एक रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसको एनसीसी सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जनरल आपको एक एसएससी, आपकी जो एसएससी साइट होती है उस पर आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक रजिस्ट्रेशन पासवर्ड क्रिएट होता है। मैक्सिमम बच्चों के पास होगा, अगर आपने कहीं भी पहले एप्लीकेशन लगाई है, नहीं भी है, अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके आधार नंबर से आप किसी भी ई-मित्र सेंटर पे जाके फॉर्म के बारे में बात कर सकते हो, या हमारे से भी यहाँ कोचिंग में आप मिल सकते हो। मैं डाउट काउंटर पे हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो अप्लाई करने का है, इसमें आपके 100 रुपीज़ फीस है, वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए। आपको ssc.nic.in की जो ये साइट दे रखी है आपको पता है, इस पर आपको जाके अप्लाई करना है। उसके अलावा देखो, ये जो बाकी चीज़ें होती है ये ई-मित्र वालों का मैक्सिमम काम है, आपके लिए काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपके एक फोटोग्राफ लगेगा, उसकी साइज ये होनी चाहिए 20 KB से 50 KB, आपका स्कैन साइन लगेगा। और जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी वो एसएससी ने स्पष्ट लिखा है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट में साइट वगैरह हैंग होती है। तो इसके आप कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी लेकिन आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन फीस का जो मैंने बताया कि 100 रुपीज़ फीस है, और उसमें भी वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन, गर्ल्स कैंडिडेट, मतलब जो गर्ल्स कैंडिडेट है उसको, SC ST एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी चार्ज नहीं देना है। मतलब आपकी एग्जाम फॉर्म फीस 0 है, तो आप आराम से इस फॉर्म को भरो और तैयारी करो, ठीक है। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए वो मैं इसमें से देख के आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दे रखे हैं, मतलब कहाँ कहाँ सेंटर आएंगे, तो इनका वो नहीं है, मतलब अपना सेंटर राजस्थान में ही आएगा, तो ये अपने काम की चीज नहीं है ज्यादा। अब सबसे जो मेन टॉपिक है आज का वीडियो बनाने के पीछे, जो सबसे मेन टॉपिक है वो चीज आपके सामने आई है
कि सर ये एग्ज़ाम होता कैसे है, इसमें क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, इसका क्या मतलब कि पैटर्न होता है, इसमें कितने स्टेज होते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम्स होती है, और क्या फिजिकल होता है, क्या मेडिकल होता है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अब मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो पेपर होता है उसमें सबसे फर्स्ट होता है उसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो मतलब कि एक पेपर होता है, सिंगल पेपर होता है। उस पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, वो पेपर आपके 80 मार्क्स, वो पेपर आपके होगा 160 मार्क्स का। क्वेश्चन आएंगे उसमें 80, ध्यान से सुनो, 80 क्वेश्चन का पेपर होगा। 1 घंटा उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम होगा, मतलब 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और 80 क्वेश्चन इंटू 2, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 80 क्वेश्चन इंटू 2 160 नंबर का अपने पास पूरा पेपर होगा। अब उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 20-20 क्वेश्चन के 4 सेक्शन आएंगे अपने पास। 80 क्वेश्चन में 20-20 क्वेश्चन के 4 सेक्शन आएंगे। पहला जो सेक्शन रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा किसका, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। दूसरा सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। देखो रीजनिंग आप सभी को पता है कि रीजनिंग में क्या चीजें आती है, आप सिलेबस में पढ़ रहे हो, आपने बैच कर लिया, और अभी टारगेट में चाहिए आपको जो स्पेशल रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बताएंगे। तो वो आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ये एक सबसे वास्ट टॉपिक होता है। वास्ट का मतलब कि बहुत ही लंबा चौड़ा कहने को। जैसे इसमें आपके पास एसएसटी के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें आपके साइंस के आ जाएंगे, जिसमें साइंस हाँ पूछा आपको बिल्कुल जनरल जाएगा, ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जीडी के पेपर में आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई 11th-12th की साइंस का मतलब जनरल चीज़ें पूछी जाएगी, जैसे बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हुए जो जनरल साइंस होती है, तो साइंस पूछी जाएगी, प्लस करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जिसका मटेरियल हम आपको आराम से अच्छे से प्रोवाइड करवा देंगे। तो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, प्लस स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। जो स्टैटिक चीज़ें होती है ना, जो हमेशा फिक्स होती है, स्टैटिक का मतलब फिक्स होना, कि कौन सा पहाड़ कहाँ है, किसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी झील कहाँ है, कौन सा पुरस्कार किसको मिलता है, कौन क्या मिलता है, मतलब जितने भी कौन सा नृत्य कहाँ का है, कहाँ कौन कैसा नृत्य करते हैं, उसके संगीतकार कौन है, उसके वादक कौन है, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट के वादक हैं। तो जितने भी ये सारी स्टैटिक चीज़ें होती हैं उसके हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे, वो इस सेक्शन में आएगा। और उसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास 20। तीसरा सेक्शन, इसमें जो तीसरा सेक्शन रहेगा, तीसरा पार्ट रहेगा, वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं लिखा हुआ है, एक चीज को गौर से सुनना, इसमें एक शब्द जोड़ा हुआ है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब बिल्कुल बेसिक, जो आपको चाहिए एक जनरल वर्किंग के लिए। तो आपको कोई डीप मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, हाँ उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको कवर कराएंगे, लेकिन कोई डीप मैथ्स नहीं पूछी जाएगी, इसमें बिल्कुल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। उसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी कर रखी है, आपने बैच कर रखा है, तो मैं गारंटी देता हूँ 20 में से 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, एक आधा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 19-20 क्वेश्चन आराम से करके आओगे। चौथा जो सेक्शन है, जो इसका पार्ट डी है, उसमें इंग्लिश ओब्लिक हिंदी। इंग्लिश ओब्लिक हिंदी का मतलब यह है कि इसमें आपको चूज करना है कि आप इंग्लिश चूज कर रहे हो या हिंदी, दोनों में से अटेम्प्ट एक करना है। 20-20 क्वेश्चन दोनों के आएंगे, आपको हिंदी चूज करनी है, इंग्लिश चूज करनी है, वो आप यहां से चूज करोगे। तो मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज करते हैं, हिंदी बहुत ही इजी आती है, बहुत ही इजी आती है। तो इस वजह से आप, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो भी एक बार इसके प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश हिंदी देख लेना, तो हिंदी बहुत ही इजी आती है। तो हिंदी ही मैक्सिमम चांस में ऑप्ट करना, ताकि इससे बेनिफिट रहेगा आपको। इंग्लिश आपकी अच्छी है, लेकिन एक बार आप देखोगे तो हिंदी भी वो इंग्लिश वाले पैटर्न पे आती है, जो नॉर्मल हिंदी आती है अपने एग्जाम्स में वैसी नहीं आती है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट करके पूछ रहे हैं, तो ऐसी हिंदी आएगी इसमें, ठीक है। ये पेपर मैंने बता दिया, 4 सेक्शन आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस मतलब जीके और साइंस के आते हैं, करंट अफेयर्स, 20 क्वेश्चन मैथ्स के, और 20 क्वेश्चन या तो हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। ये रहा। इसके बाद इस पेपर को जो क्वालिफाई करता है, अब आगे के प्रोसेस में आपको नोटिफिकेशन में देख के बताता हूं। इसके बाद जो पेपर को क्वालिफाई करता है तो उसके लिए कट ऑफ जाती है, फिर उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल में भी 2 चीज होती है, अभी मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक चीज यहां पे लिखी हुई है कि क्वेश्चंस इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल।
जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको 10th लेवल तक के पूछे जाएंगे, और वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी जब वैकेंसी की एलिजिबिलिटी आपको 10th पास है तो 10th के लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। सिलेबस के बारे में डिटेल वीडियो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसमें एक वीडियो आएगी आपके लिए जल्दी, 1-2 दिन में, तो उसमें हम आपको पूरा सिलेबस डिटेल से समझा देंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये सिलेबस आ गया। जो दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर मैंने बताया कि आपका वो एग्जाम होगा, उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई करते हो, अगर उसकी कट ऑफ क्लियर करते हो तो फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक होता है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, एक होता है PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ आपके माप से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे हाइट हुआ, बॉयज कैंडिडेट के लिए चेस्ट हुआ, ये जो चीजें आती है ये सिर्फ सब आता है कि कितना एक्सपेंशन होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आता है क्षमता। एंडोरेंस का मतलब कि कितनी, मतलब कि आपकी एफिशिएंसी है रनिंग, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है। एक्टिविटी के अंदर जैसे इसमें तो सिर्फ जीडी में रनिंग है, बाकी जैसे अदर होता है उसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये जितने भी चीजें होती है ये सब एंडोरेंस टेस्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, अब बेसिकली कि सर कितनी रनिंग होगी, कितना क्या होगा, वो सारी चीजें भी देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें मेल पेपर जो होगा मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सेम होगा, लेकिन जो फिजिकल होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, लड़कों की। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, जो आप आराम से कर लोगे। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर, जो जनरल सीपीओ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होता है, 1600 मीटर की रेस है, वो है 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट मतलब आप आराम से, लड़कियां भी इस चीज को क्वालिफाई कर लेगी। 8.5 मिनट में 1600 मीटर, ये तो हुआ जनरल किसके, जो अपने अपन कैंडिडेट्स होते हैं। अब इसमें एक लद्दाख रीजन आता है, और आपको भी पता है कि लद्दाख एक हाई एल्टीट्यूड पे है, तो वहां ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है। जहां ऑक्सीजन की कमी रहती है वहां के लोगों को सांस उठता है, दमा होता है वहां पे, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता होती है वो अपने यहाँ, मतलब जो नॉर्मल जनरल एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके मुकाबले उनकी क्षमता कम होती है। तो जो लद्दाख के रीजन के कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि वहाँ कोल्ड एयर वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो उनके लिए ये जो है थोड़ा सा कम रखा गया है। जैसे अपने 5 किलोमीटर रनिंग है तो उनके 1600 मीटर रनिंग रखी गई है 7 मिनट में, और वो लड़कों के लिए। और लद्दाख रीजन की लड़कियों के लिए सिर्फ 800 मीटर की रनिंग है, वो 5 मिनट में। तो फिजिकल का आपको पता चल गया स्टैंडर्ड, मतलब एफिशिएंसी का, एंड्योरेंस टेस्ट का। इसमें सिर्फ आपके रनिंग होगी, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है। जीडी में जैसे सीपीओएसआई वगैरह में तो लॉन्ग जंप, हाई जंप चीजें होती है, तो यहाँ ऐसी कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और दे रखा है कि अगर बाई चांस कोई गर्ल कैंडिडेट है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके अगर मिड में वो प्रेग्नेंट है, अगर उसके मिड में मतलब एग्जाम में डिले हो गया, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए ये दे रखा है कि उसको आपको मतलब कि जो है तो उसके लिए एक प्रेगनेंसी कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा, और वो होने के बाद उसको मतलब कि 6 वीक का द वैकेंसी अगेंस्ट विच ए वुमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड रिजर्व फॉर, और वो उसके लिए रखी जाएगी वैकेंसी। और सी विल बी री एग्जामिन्ड फॉर PST 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, मतलब जैसे उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके 6 सप्ताह बाद उसका वो चीजें हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको PST जो मैंने बताया रनिंग टेस्ट का बता दिया, अब मैं PST की बात करता हूं। इसमें जो लड़कों के लिए हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए इसमें जो हाइट रखी गई है वो रखी गई है 157 सेंटीमीटर। ठीक है, लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर, ये रहा हाइट का। अब वही चीज है कि जैसा आपको एज में छूट मिल रहा है, कट ऑफ में मिलेगा, तो वही है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए यहां भी छूट है। जैसे एसटी के जो लोग हैं, एसटी के जो बच्चे हैं, उनमें लड़कों के लिए है सिर्फ 162.5 सेंटीमीटर, ये आप आराम से देख लो।
162.5 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए है 150 सेंटीमीटर। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए लड़कों के लिए 157, लड़कियों के लिए 147, क्योंकि वहां थोड़ी हाइट जनरली कम रहती है। और ये चीजें आप देख सकते हो। अब इसमें से और आप कोई बचा नहीं होगा, मेनली ये मणिपुर सिक्किम के लिए अलग अलग जगह के लिए है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि जो एसटी के हैं उनको आप हाइट में छूट है, ठीक है। उसके अलावा चेस्ट मेजरमेंट का मैं आपको बता देता हूं कि बिना चेस्ट को एक्सपेंड किए, बिना चेस्ट को फुलाए, ये चेस्ट मेजरमेंट होता है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। स्पष्ट सुनना, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है उसमें बिना फुलाए, बिना एक्सपेंड किए आपको 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और उसके बाद एक्सपेंशन आपको 5 सेंटीमीटर का करना है, जो जनरली आप सबको पता है। उसके बाद वही चीज एसटी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 76 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, ठीक है। और ये गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा जाती है उनके लिए 78 और 5 है। मतलब देखा जाए तो एसटी को उनसे भी ज्यादा आरक्षण है इस चीज के अंदर, ठीक है। हाँ, वेट क्राइटेरिया होता है, उसकी आप एक पीडीएफ में आपको बता दूंगा कि जनरली कि किस हाइट के बच्चे का क्या वेट होना चाहिए, पर वो मेडिकल के टाइम की चीजें हैं और फिजिकल के टाइम पे नहीं देखी जाती, तो वो धीरे धीरे आप सब चीज समझ जाओगे। और अगर आपको उसमें बाई चांस थोड़ा बहुत वेट होता है तो या तो क्लेरिफाई कर देते हैं या फिर रीमेडिकल मिल जाता है, उसमें आप वेट लॉस कर सकते हो, पर इतना कुछ वो नहीं है। एसएससी सिर्फ एग्जाम करवाएगी, आपका जो फिजिकल और आपका जो मेडिकल ये दोनों चीज होगी वो आपका खुद सीएपीएफ करवाएगा, ठीक है। अब जो बंदा फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल आउट हो गया वो आउट, जिसने फिजिकल क्वालिफाई किया उसके लिए है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएसटी पीटी। मतलब जो पीएस फिजिकल जिसने पास कर लिया उसका फिर मेडिकल होगा, जिसने मेडिकल पास कर लिया उसकी फिर एक फाइनल मेरिट जारी होगी और आपके हाथों में एक सरकारी नौकरी होगी अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो एक बार देख लेता हूं नोटिफिकेशन में। ये सब आपको पता ही है कि आपको अगर आईडी जो लेके जानी है उस आईडी में आप या तो आधार कार्ड या प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड हो सकता है, उसमें आपकी वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसमें पैन कार्ड हो सकता है, उसमें पासपोर्ट हो सकता है, यहां तक कि आईडी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, जो रजिस्टर्ड स्कूल्स यूनिवर्सिटीज होते हैं उनके आईडी कार्ड भी आपको वैलिड होंगे, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां बच्चे गलती कर जाते हैं क्योंकि शुरू में उनको पता नहीं होता कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना, कहां प्रेफरेंस देनी है, इसके बारे में सबका पर्सनल राय होती है हर बच्चे की कि उसको क्या चीज पसंद है, क्या चीज पसंद नहीं है, तो वो तो हम आपको पर्सनल आप हमसे डिस्कस कर सकते हो आके बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूं कि होता क्या है, जैसे एसएससी, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, इनमें एग्जाम के बाद में आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है कि आप कौन सी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। बल्कि यहां क्या सीन है कि आपको जैसे आपको अगर सीआईएसएफ लेनी है, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि सीआईएसएफ सबसे ज्यादा चॉइस करते हैं लोग क्योंकि एक बेटर जगह होती है वो, तो सीआईएसएफ लेनी है, बीएसएफ लेनी है, एसएसबी लेनी है, जितनी भी पोस्ट होती है, आईटीबीपी लेनी है, एसएसएफ लेनी है, इनका जो ऑर्डर भरवाया जाएगा वो आपसे फॉर्म के टाइम पे भरवाया जाएगा। तो इसको आप एक बार अच्छे से भरिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे की रैंक बहुत अच्छी आ जाती है लास्ट में, लेकिन उसने प्रीफ्रेंस में आप मान लो बीएसएफ भर दिया और वो बीएसएफ में जाना नहीं चाहता था, उसको आराम से सीआईएसएफ मिल जाता या एसएसएफ मिल जाता, पर अब उसको मजबूरी में जाना पड़ता है। तो इस चीज के लिए आप फॉर्म भरने से पहले एक बार हमसे आके पर्सनली मिल लें। वैसे जनरली होता क्या है, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं कि इसमें एक तो जो एसएसएफ होता है ये मिनिस्ट्रियल पोस्टिंग होती है तो इसकी वैकेंसीज कम होती है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें पहले पे नंबर पे मैक्सिमम लोग सीआईएसएफ या फिर एसएसएफ, इन दोनों को आप देख लो एक बार। सीआईएसएफ फर्स्ट या सेकंड नंबर पे डालते हैं और इधर अगर जिसने सीआईएसएफ फर्स्ट पे डाल दी वो एसएसएफ सेकंड पे डाल देगा। उसके बाद एसएसबी
एसएसबी भी लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि एसएसबी क्या होता है कि एसएसबी में प्रमोशन थोड़े फास्ट है, जो आपको जनरली पता है कि प्रमोशन लेने होते हैं, एसएसबी डालते हैं। मैक्सिमम जो चीज़ होती है कि आपको अगर जो चीज़ लास्ट में रखनी होती है वो लोग रखते हैं आईटीबीपी, सीआरपीएफ या बीएसएफ में से। आपको एसएसबी, एसएसएफ, एसएसबी मान लो सेकंड या थर्ड पे हो सकता है, तो आईटीबीपी मेनली लास्ट में रखते हैं। बाकी ये चीज़ आप डिटेल में हमसे आके मिल लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब जो मेन डिटेल्स है एग्जाम के बारे में वो मैंने आपको बता दी है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इस वजह से अब मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूं, क्योंकि जो मेन पूरा प्रोसेस होता है वो उसमें आ चुका है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। तो बाकी तो इसमें पूरा फॉर्म कैसे भरना है, फिलअप उसका डेमो दे रखा है, सर्टिफिकेट, तो वो अपने काम की चीज़ें नहीं, वो ई मित्र वाला जानता है, या फिर आप ई मित्र वाला आराम से फिल कर देता है, क्योंकि वो उसका डेली का काम है। तो ये रही बात नोटिफिकेशन की, जैसा कि मैंने आपको हर चीज़ इसमें समझा दी है। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट है तो मैंने आपको बताया कि आप हमसे आके यहाँ मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही गजब की चीज़ होती है, क्योंकि आपको अगर एक बार मान लो कि ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे तो ये नहीं लेनी, ये थोड़ा सा लो ग्रेड पे है, मुझे तो हाई ग्रेड पे जाना है, वो सब चीज़ें होती है बाद की। लाइफ का नाम ही प्रोग्रेस है, आपको रुकना नहीं है, प्रोग्रेस आप करते रहना। लेकिन ये एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बहुत कम उम्र में, क्योंकि अधिकतर 10वीं मतलब 10th पास बच्चा है जो इसके लिए एलिजिबल है, तो 10th पास मतलब, और मिनिमम एज 18, तो मतलब अगर आपने 18 क्रॉस कर रखी है और आपकी 10th पास है तो आप आराम से ये जॉब ले जाओगे। तो एक इस एज में गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही कुछ और होता है, मतलब मज़ा ही कुछ और होता है। वरना एक आप 30 साल की एज में जाके गवर्नमेंट जॉब लग रहे हो तो आपने जो 10-12 साल वेस्ट किए। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक टारगेट बैच चला रहे हैं, तो वो आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप मेहनत कीजिए और आप सिलेक्शन लो। आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत को सक्सेस में बदलने के लिए हमारा जो भी योगदान होगा वो हम भरपूर कोशिश करेंगे फुल योगदान देने की। आपको हर चीज़ मैटर, अगर आप में जुनून है, इस संस्था की एक ही खासियत है कि अगर आपके मन में कुछ करने का जुनून है, जोश है ना, तो आपके लिए यहाँ किसी चीज़ की मनाही नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए हम खुद यहाँ पे मतलब हर चीज़ न्योछावर करते हैं। तो आइए पढ़ाई कीजिए। बाकी मैंने सब चीज़ें बताई दी, लास्ट में और बता देता हूँ कि 24 तारीख से फॉर्म चालू है 31 दिसंबर तक, लेकिन आपको दिसंबर का वेट नहीं करना है। आपको मैक्सिमम 15 दिसंबर तक जो भी पोस्ट का ऑर्डर है वो डिस्कस करके टीचर्स वगैरह से, या पहले कोई आपके भाई वगैरह बड़े सीनियर्स लगे हुए हों उनसे पोस्ट का डिस्कस करके, हमारे से डिस्कस करके, वो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट प्रेफरेंस डाल के 15 दिसंबर तक लास्ट मैक्सिमम फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और बाकी सब यहाँ बता दी। सिलेबस का नेक्स्ट में आने वाले एक आध दिन में आपके पास एक वीडियो और आ जाएगी, इसमें आपको डिटेल सिलेबस हम सब कुछ समझा देंगे। बाकी थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और बिना टेंशन के पढ़ाई करना है, कोई लोड नहीं लेना है, लेकिन सीरियस होना है। लाइफ में सीरियस होना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।